गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम आप लोगों का आपकी अपनी इंग्लिश क्लासेज में। और इन क्लास में आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, नए अध्याय की नए बिंदु की स्टार्टिंग करते हैं। और इस नए टॉपिक में आप लोग देखेंगे कि किसे नरेशन कहा जाता है, या फिर यूं कहें डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम सबसे पहले डेफिनेशन देखना चाहेंगे कि इनकी परिभाषाएं क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कौन सा इसका पैटर्न होता है, किस फॉर्मूला से इसे बनाया जाता है, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर दिया जाता है, प्रोनाउन टेबल का यूज या चेंजमेंट कैसे किया जाता है, टेंस का चेंजमेंट कैसे किया जाता है, समय और स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है, ये तमाम बेसिक बातें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन पे चलते हैं। डायरेक्ट नरेशन किसे कहा जाता है, आप लोग देखना। व्हेन द वर्ड्स ऑफ a speaker are said as it is in his words is called direct narration। किसी वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों बताया जाए, ज्यों का त्यों कहा जाए, वो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आप देखना, मैंने कहा when the words of a speaker are said as it is। इस as it is को रेड पेन से लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा होता है वैसा लिख दिया जाता है। When the words of a speaker are said as it is or said in his words is called direct narration या direct speech। उसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। फिर आगे देखना, इन दिस कंडीशन द वर्ड्स आर क्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा ऐसी कंडीशन में जो डायरेक्ट स्पीच के जो शब्द होते हैं उनको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया जाता है। ये डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन चल रही है, पहचान चल रही है। फिर देखना, द फर्स्ट वर्ड ऑफ रिपोर्टेड क्लॉज इज स्टार्टेड फ्रॉम कैपिटल लेटर। रिपोर्टेड क्लॉज का जो पहला लेटर होता है वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है। किससे होता है? कैपिटल लेटर से। इन्वर्टेड कोमा का जो पार्ट होता है उसका सबसे पहला लेटर कैपिटल होगा। यह आपके डायरेक्ट नरेशन की बिल्कुल पहचान है आपके सामने। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन की। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि आप देखिएगा, when the statement of the speaker, वक्ता का जो वाक्य है, वक्ता के जो शब्द हैं, is explained in his own words that what is the meaning of his or her saying। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, वक्ता के जो शब्द हैं वो उसे अपने शब्दों में कि उसके कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। आगे देखना, इन्वर्टेड कोमा इज नॉट यूज्ड हियर। हमने डायरेक्ट स्पीच में देखा था कि इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं होता है। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच या यूं कहे डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन आप लोगों को बता दी गई है। सबसे पहले इसके बाद एक और बेसिक बात है, वो हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी कि डायरेक्ट नरेशन का जो ढांचा है वो क्या, कैसा सेंटेंस आपको दिखाई दे तब आप पहचान पाओगे कि ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने रहेगा। सेंटेंस है राजू सेड टू अनीता। कैसा सेंटेंस? राजू सेड टू अनीता। टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो राजू सेड टू अनीता, यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। टाइम वेट्स फॉर नन, यह आपका रिपोर्टेड क्लॉज हुआ। राजू सेड टू अनीता, टाइम वेट्स फॉर नन, यह आपका रिपोर्टेड क्लॉज हुआ। अब आप देखना कि जिस पार्ट में कोमा लगा हुआ है वो रिपोर्टिंग वर्ब, जहां इन्वर्टेड कोमा वाला हिस्सा है वो रिपोर्टेड क्लॉज कहलाता है। इसके अलावा कुछ और बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं। ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है
हम लोग आपको बहुत कुछ समझाने वाले इस स्ट्रक्चर से। आप ध्यान रखिएगा, आपके सामने कुछ और बेसिक बातें हैं, मैं सबसे पहले इनको रेज करता हूं और कुछ बहुत ही मोटी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखना, अगर नोट लगा के मैं एक बात लिखूं, नोट लगा के एक बात यह है, मैंने तुम लोगों को यूं बताया कि इफ देयर इज ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब देन, कहने का मतलब ये क्या कहा मैंने, इफ देयर इज ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब आपके सामने ये रही, इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो क्या चेंज करना है, किस तरह से परिवर्तन करना है, ये सारी बातें आप देखो। यानी कि राजू इसका सब्जेक्ट हुआ, ये इसकी वर्ब हुई और अनीता इसका ऑब्जेक्ट हुआ। मैंने कहा इफ देयर इज ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो आप लोगों को क्या बदलना है, देखना। अगर आपके सामने सिंपल या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो इसमें आपको सेड टू की जगह, सेड टू की जगह या फिर इस वर्ब की जगह से टू मिले तो आप लोगों को इसे टेल में बदलना है। अगर सेज टू मिले तो टेल्स में बदलना है और सैड टू मिले तो बेटा टोल्ड में बदलना है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब में आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट अगर है तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सैड टू को टोल्ड में। यहां पे से के साथ ऐसे यस नहीं है तो टेल के साथ भी ऐसे यस नहीं होगा, टेंस नहीं बदलेगा। सेज टू में एस है तो टेल्स में भी एस है, सैड टू मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो टोल्ड भी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये आपके सामने ऑब्जेक्ट होता है तब की बात है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप देखना, मैंने कहा ऑब्जेक्ट होता है तो ये कंडीशन रहेगी, बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर से, सेज, सेड तो दे आर रिटन एज इट इज। समझ पा रहे हैं? अगर इनके बाद, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, राजू सैड का सैड है तो रिटन एज इट इज, यहां पे सैड को ही ऐसा कैसा लिखा जाएगा। अब टोल्ड का, टेल्स का, टेल का कोई रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है तो ऐसे वर्ड्स आते हैं आपके सामने, इनको चेंज करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, कुछ भी नहीं चेंज करना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे? आपको मैं एक दो बात बता देता हूं, जैसे इस स्ट्रक्चर का ये जो सेंटेंस हमने लिखा था उसमें आपके सामने एक सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे राजू का राजू रहा और यहां पे हमने लिखा राजू सेज, सेंटेंस आपके सामने राजू सेज, टाइम वेट्स फॉर नन। तो आप लोग देखेंगे कि इस बार सेज टेल्स में नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर इस सेज के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब है और वर्ब जैसी होगी वैसा ही रखेंगे। इस सेज की जगह यहां पर अगर सैड आए तो टोल्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है तो आपको बदलना है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको बिल्कुल भी परिवर्तन, बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं करना है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बातों को? अब कुछ और बेसिक बातें, कुछ और बेसिक रूल्स, नियम मैं आपको समझा रहा हूं, आप देखना। उसके बाद हम लोग आपको यह बताना चाहेंगे कि जो कोमा लगा होता है, यहां पे एक सेंटेंस था राजू सेड टू अनीता पे कोमा था।
ये कोमा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते समय रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो मैं आपको कहता हूं कोमा इज रिमूव। बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपको कहा कोमा इज रिमूव, जो यहां पे कोमा था उसको इनडायरेक्ट में रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अगला बिंदु यह है कि यहां एक इन्वर्टेड कोमा शुरू हो रहा है टाइम वेट्स फोंडन में, यहां तक हो रहा है। इस इन्वर्टेड कोमा को भी रिमूव कर दिया जाता है, तो हम लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा इज ऑल्सो रिमूव। समझ पा रहे होंगे, मैंने कहा कोमा हटा दिया जाता है और इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाता है, दोनों को यहां से इरेज कर दिया जाता है। अब कुछ और बातें कि प्रोनाउन टेबल जो होती है वो आपको कैसे बदलनी होती है। बगैर प्रोनाउन टेबल के आप लोग याद रखना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब इस प्रोनाउन टेबल में हम आपको बता दें कि एक सब्जेक्टिव केस होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, फिर पजेसिव केस होता है और एक रिफ्लेक्सिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन का मेन रूप है वो रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस में उसका ऑब्जेक्ट रहेगा। पजेसिव में अधिकार वाली बात होगी, माई है, माइन है, अवर है, इट्स है, दे है, ये सारी चीजें होंगी। और रिफ्लेक्सिव पे ऐसा होता है जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, ये तमाम बातें। चलिए मैं आप लोगों को एक प्रोनाउन टेबल के बारे में बताता हूं और ये बहुत शानदार तरीके से आप समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छा बिंदु है, बगैर इसके आप लोग इस नरेशन वाले टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। आप देखना, हम लोग एक हेडिंग डालते हैं और हेडिंग का नाम होगा प्रोनाउन टेबल। कैसी हेडिंग होगी? प्रोनाउन टेबल। इस प्रोनाउन टेबल में मैंने आपको बताया कि 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पे आपका जो पार्ट होगा वो होगा सब्जेक्टिव केस। नंबर 2 पे आपके सामने होगा ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 3 पे आपके सामने होगा पजेसिव केस और 4 नंबर पे आपके सामने होगा रिफ्लेक्सिव केस। कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव। अब मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी यह है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आई सिंगुलर और वी प्लूरल। नंबर 2 पे सेकंड पर्सन के अंदर आता है यू। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है और एक ही होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, इट और दे। इनमें से ही, सी, इट सिंगुलर में आते हैं और दे प्लूरल में आता है। चलिए हम लोग इनकी कुछ बेसिक बात देखते हैं कैसे इनमें चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आई को देखते हैं। आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, यानी कि आई का ऑब्जेक्ट मी। और इसका पजेसिव केस जो होता है वो माई भी होता है और माइन भी होता है। माई का मतलब मेरा, माइन का मतलब भी मेरा, दोनों में अधिकार है पजेसिव। और रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो हम लिखेंगे माई सेल्फ। आप देखना आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव मी, पजेसिव माई ऑब्लिक माइन दोनों, और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ। अब हम बात करते हैं वी की। अब देखना आई और वी दोनों कौन से पर्सन? फर्स्ट पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन। हम बात करते हैं वी की। वी इसका सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, आवर पजेसिव केस है और आवर सेल्वेज रिफ्लेक्सिव केस। आप देखना उसके बाद यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन।
सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू, पजेसिव केस योर और योरसेल्फ भी हो सकता है और आपका योर सेल्वेज भी हो सकता है, योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्वेज भी हो सकता है। ये आपका सेकंड पर्सन रहा। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में सबसे पहले ही की बात करते हैं। ही इसका सब्जेक्टिव केस है और हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ही सब्जेक्टिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस और हिज इसका पजेसिव केस होगा। हिज पजेसिव केस है। अब उसके बाद देखोगे रिफ्लेक्सिव पे हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव केस में हिमसेल्फ। फिर हम बात करते हैं सी की। सी सब्जेक्टिव केस, इसका हर ऑब्जेक्ट होगा और पजेसिव भी हर होगा, रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ होगा। किसी बात पे जोर डालना, रिफ्लेक्स डालना, किसी बात पे जोर डालना, रिफ्लेक्स डालना, ये होता है हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, योर सेल्वेज, आवर सेल्वेज, माई सेल्फ, ये सारी बातें। अब हम बात करते हैं इट की। सब्जेक्टिव केस है, इट इसका ऑब्जेक्टिव केस है, इट्स इसका पजेसिव केस है, इट्स इसका पजेसिव केस है और रिफ्लेक्सिव केस में होगा आपके सामने इटसेल्फ। क्या होगा? इटसेल्फ। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल की। प्लूरल प्रोनाउन होगा दे, सब्जेक्टिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस और देयर, THEIR वाला, ये ध्यान रखना। बहुत से बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। THEIR देयर इसका पजेसिव केस है और रिफ्लेक्सिव में देम सेल्वेज। ये सेल्वेज वाला प्लूरल के साथ यूज किया जाता है और सेल्फ वाला सिंगुलर के साथ। यू के साथ योर सेल्फ और योर सेल्वेज दोनों कभी कभार सिंगुलर की तरह और कभी कभार प्लूरल की तरह, इसलिए हमने ऑब्लिक लगा के दोनों डाल दिया। मैंने आपको बताया कि ये ही, सी, इट और दे, ये चारों थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो आप देखोगे आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। आपने देखा आई, मी, माई या माइन, माई सेल्फ। आई सब्जेक्टिव केस और मी ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस में माई और माइन, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ। यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यू ही इसका ऑब्जेक्ट होता है और योर इसका पजेसिव होता है। योर सेल्फ या योर सेल्वेज दोनों इसके रिफ्लेक्सिव केस में आते हैं। योर सेल्फ या योर सेल्वेज इसलिए सिंगुलर की तरह काम में ले तो योर सेल्फ और प्लूरल की तरह काम में ले तो योर सेल्वेज। फिर देखना थर्ड पर्सन में ही, हिम, ही सब्जेक्टिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव और हिज इसका पजेसिव केस और हिमसेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव केस। सेल्फ जहां लगता है वो रिफ्लेक्सिव केस में आता है। फिर देखते हैं सी, हर, सी सब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर हर, ये पजेसिव केस, हर सब्जेक्टिव केस, हर पजेसिव केस, सॉरी हर ऑब्जेक्टिव केस भी है और हर पजेसिव केस भी है। सी सब्जेक्टिव केस और हर सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव केस। इट सब्जेक्टिव, इट ही इसका ऑब्जेक्टिव और इट्स इसका पजेसिव केस है। इट सेल्फ आपके सामने रिफ्लेक्सिव। दे, देम, देयर, देम सेल्वेज, ये आपका दे वाला रहा। अब इस प्रोनाउन टेबल में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बिना झिझक किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मैंने आज आपको बहुत बेसिक बातें बताई है कि डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, कहां पर आप लोगों को
ऑब्जेक्ट को काम में लेना है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वर्ब को कैसे बदलना होता है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कोमा को रिमूव कर दिया जाता है, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर दिया जाता है, और फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन टेबल का यूज कैसे होता है। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे वो आपके लिए और भी ज्यादा कमाल के होंगे, और भी ज्यादा फायदेमंद होंगे। आप लोग भरोसा रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनमें आप लोगों को टेंस का चेंजमेंट कैसे किया जाता है ये बात बताई जाएगी, समय और स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन कैसे किया जाता है, ये तमाम ऐसी बातें। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साधारण वाक्य होते हैं तो कैसे बदला जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो किस प्रकार से उनका चेंजमेंट किया जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें कनेक्टिव रूप में दैट, इफ, वेदर, डब्ल्यूएच वर्ड तमाम बातें लगाई जाती हैं। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ लगातार ऐसे ही जुड़े रहें, इन वीडियोज को लगातार देखते रहें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। एक बात और, आप सभी देखने वाले स्टूडेंट्स का, देखने वाले फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार ऐसे वीडियो देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी आपको कमी नजर आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं, ताकि इससे आगे आने वाला जो वीडियो होगा आपके लिए और भी बेहतरीन होगा। थैंक यू वेरी मच। लगातार आप लोग हमारे साथ इन वीडियोज में, इन क्लासेज में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक्स अ लॉट।